आज की कहानी में हम देखते हैं कि लोगों का ये समूह जब बाहर निकलता है तो सड़क की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता है। स्वचालित रूप से नेविगेशन उत्पन्न करने के लिए अपने सिर के ऊपर बुलबुले पर निर्भर रहता है। जब तक वे तीरों का पीछा करेंगे, आंखें बंद करके भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। न केवल बाहर जाते और चलते समय, बल्कि खाते, सोते और शौचालय जाते समय भी उन सभी को पाव पाव के निर्देश सुनने पड़ते हैं। ये भविष्य में युवाओं की दैनिक स्थिति है। जब वे हर दिन अपनी आंखें खोलते हैं तो सबसे पहले जो काम करते हैं वो अपने हाथों में डॉट को बाहर निकालना और इसे स्मार्ट बबल सिस्टम को सक्रिय करने देना है। पलक झपकते ही अनगिनत दोस्त उसके सामने आ गए। एक एक करके सभी का अभिवादन करने के बाद जिनाई को पता चला कि उसका एक दोस्त ऑनलाइन नहीं था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसकी मूर्ति लाइव प्रसारण शुरू करने वाली थी। जैसे ही वो अपने दांत ब्रश कर रही थी और बुलबुले के माध्यम से मूर्ति को नृत्य करते हुए देख रही थी, एक अजीब आदमी अचानक स्क्रीन पर आया और शहर पर आक्रमण के बारे में अफवाहें बड़बड़ा रहा था। जिंगमई निराश दिखी और उसे काली सूची में डाल दिया। वो मूर्ति के लय के साथ ऊंची उठती रही, बिना ये महसूस किए कि खतरा चुपचाप आ रहा था। फिर वो सुंदर लड़की अपना सिर ऊंचा करके सड़क पर चली गई। ये पता चलता है कि ये गुड टाइम्स नामक एक शहर है, एक हाईटेक स्वर्ग जो केवल अमीर दूसरी पीढ़ी के लिए खुला है। यहाँ वे अपनी माँ की अव्यवस्था और आंतरिक कलह से कोसों दूर हैं। उन्हें हर दिन केवल कुछ घंटों के लिए कार्यालय में रहना पड़ता है और बाकी समय मौज मस्ती करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन फिर भी सभी ने अभी भी शिकायत की कि वे बहुत थके हुए थे और काम पर जाने के लिए सहमत होने से पहले उन्हें लंबे समय तक शिकायत करनी पड़ी। जैसे ही जिंगमई सभी के साथ बातचीत कर रहा था, स्याओ कियांग उदास चेहरे के साथ सामने आया और कहा कि वो अपने दो दोस्तों से संपर्क नहीं कर सका। जिनमें ने तुरंत अधीरता से उसे बर्खास्त कर दिया। अचानक एक अजीब सी लड़की स्क्रीन पर उभरी। लड़की ने कहा कि वो बबल सिस्टम की इंस्पेक्टर थी और चाहती थी कि जिनमई देखें कि उसके सभी सहकर्मी आसपास हैं या नहीं। जिनवई ने बिना सोचे कहा कि उन सभी को वहां होना चाहिए। आखिरकार कोई भी काम के घंटों के दौरान प्राधिकरण के बिना अध्ययन करने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन लड़की ने जिंगमई को बुलबुले बंद करने और खुद देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग करने देने पर जोर दिया। जिंगमई केवल अनिच्छा से बुलबुले बंद कर सका। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि उसके बगल में कार्यस्थल पर 2 मीटर लंबा सुनहरा कीड़ा था। वो धीरे धीरे अपने सहकर्मी को उसके मुंह में गिरा रहा था। एक पल में उसका सिर खाली हो गया, लेकिन वो तुरंत भागा नहीं। इसके बजाय उसने खुद को फिर से बुलबुले में लपेट लिया और फिर जल्दी से अपनी मूर्ति का लाइव प्रसारण चालू कर दिया। ये दिखावा करने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन लड़की और पहले वाला आदमी फिर से प्रकट हो गए और उसे जबरन भयानक वास्तविकता में वापस खींच लिया। इससे पता चलता है कि वे दोनों मूल रूप से एक टीम थे। ये जानने के बाद कि गुड टाइम्स पर नरभक्षियों द्वारा आक्रमण किया गया था, उन्हें सुरक्षा तस्वीरों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया और वे प्रवेश नहीं कर सके। वे इस पद्धति का उपयोग केवल अंदर के निवासियों को ये याद दिलाने के लिए कर सकते थे कि उन्होंने जिंगमई को बुलबुले बंद करने के लिए कहा था, क्योंकि किसी अज्ञात कारण से बुलबुले राक्षस के अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं पहचान सके थे। रास्ता दिखाने के लिए उस पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक था। जिनमें केवल बुलबुले को बंद कर सका, लेकिन अगले ही सेकंड में वो ये जानकर भयभीत हो गया कि वो बुलबुले के बिना नहीं चल सकता। ये देखते हुए कि बुलबुले से दूर जाना मुश्किल था, जिनमें केवल इसे फिर से चालू कर सकती थी और फिर घबराहट में कार्यालय से भाग गई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, उनकी मुलाकात एक आदमखोर कीड़े से हो गई। अपने खुले मुंह से ये डरावना लग रहा था, लेकिन बबल ने वास्तव में जिंगमई को आगे बढ़ने दिया। वो अवचेतन रूप से बड़े मुंह से बचना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और वो बबल के निर्देशों का पालन करने की कोशिश करती रही। इससे दोनों डॉक्टर चिंतित हो गए। वे जिंगमई को भाग जाने के लिए जी जान से चिल्लाए, लेकिन जिंगमई दुकान नहीं खोल सके। अप्रत्याशित रूप से कीट ने जिंगमई को बख्श दिया, जो उसे अपने मुंह में ले आई थी। इस दृश्य ने डॉक्टर जिंगमई और लू बी को चौंका दिया। उन्होंने जिंगमई से पूछा कि इसमें क्या अलग था, लेकिन जिंगमई उनसे बात करना नहीं चाहती थी। इस समय वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन पुलिस को की गई सभी कॉलें ब्लॉक कर दी गई थीं। जब जिंगमई लड़खड़ाकर सड़क पर भागा, तो अगर वो इसमें गिर गया तो मास्टर निश्चित रूप से बुलबुले खोल देगा, इसलिए उसने उसे दिशा निर्धारित करने के लिए अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए राजी किया। इसलिए जिंगमई के पास अनिच्छा से बुलबुले को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अब वो अपनी चारों ओर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकती थी। सड़कें आदमखोर कीड़ों से भरी हुई थीं और बुलबुले पहने लोग खतरे के बीच से गुजर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चला। ये देखकर कि उसके भाई के कोने पर कीड़ों ने कब्जा कर लिया है, जिंगमई इतनी डर गई कि उसने तुरंत बुलबुला फिर से खोल लिया और छिपने के लिए एक कोना ढूंढ लिया।
इसके बाद उन तीनों ने बहुत देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन उन्हें अभी भी ये पता नहीं चला कि कीड़ों ने उन्हें क्यों नहीं खाया। जिंगमेई उन्हें ये बताकर और भी हैरान कर देती है कि पाव पाव सभी बाधाओं को पहचान सकता है, लेकिन इन 2 मीटर लंबे बड़े कीड़ों को नहीं देख सकता। जिंगमेई ने कहा कि ये बड़े कीड़े शहर के बाहर जंगल से आए होंगे, लेकिन सुरक्षा कवच के तहत एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता। इतना बड़ा कीट कैसे घुस आया? ये देखकर कि डॉक्टर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दे सके, जिंगमेई ने रमेश उपायों पर चर्चा करने के लिए अपने सभी दोस्तों को बुलाया। तभी सभी को एहसास हुआ कि उनके कई दोस्तों का साथ छूट गया है। लेकिन भले ही जिंगमेई ने कहा कि वे सभी कीड़ों द्वारा खा लिए गए थे, इन अमीर दूसरी पीढ़ियों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जब तक कि उन्होंने स्याओ कियांग के बगल में एक बग को दिखाई नहीं दिया, हर कोई इतना भयभीत हो गया कि वे लंबे समय तक एक शब्द भी नहीं बोल सके। डॉक्टर ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और सभी को बताया कि अब सभी को बचाने का एकमात्र तरीका पाइप के किनारे और भूमिगत नदी में भागना है। लेकिन मैंने अभी बिल्डिंग नंबर 55 के बारे में सुना है, और इससे पहले कि मैं पाइप के विशिष्ट स्थान को सुन पाता, जिंगमी का बुलबुला पूरी तरह से शक्ति से बाहर हो गया। अब चाहे उसकी इच्छा हो या न हो, उसे दोनों पैरों से चलकर बिल्डिंग तक पहुंचना ही पड़ता है। लेकिन पाव पाव के नेविगेशन मार्गदर्शन के बिना जिंगमी एक टेलीग्राफ पोल से भी नहीं बच सकता और अंत में बिल्डिंग 55 के दरवाजे तक पहुंचता है। लेकिन एकमात्र रास्ता आदमखोर कीड़ों से भरा हुआ है, जो जिंगमी को डरा देता है। वो घबरा रहा था। जितना उसने इन कीड़ों से बचने की कोशिश की, उतना ही उसने कई बार उनके आदेशों को सुनने से इनकार कर दिया, लगभग खुद को कीड़ों के मुंह में सौंप दिया। जब जिंगमेई पूरी तरह से निराशा में थी, उसने अचानक एक बहुत ही परिचित नेविगेशन ध्वनि सुनी। वो मुड़ी और पीछे मुड़कर देखा। जिस व्यक्ति ने आवाज निकाली, वो वास्तव में मूर्ति दाजुआंग थी। दाजुआंग के पैधरे मार्गदर्शन और मदद से जिंगमेई जल्दी ही खतरे के क्षेत्र से बाहर निकल आए। ये पता चलता है कि दाजुआंग को काम से खाली समय मिलने पर बुलबुले बंद करना और टहलने जाना पसंद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो रास्ता इतनी अच्छी तरह जानता है। जिंगमेई को जो आश्चर्य हुआ, वो ये है कि दाजुआंग ने वास्तव में भूमिगत पाइपों के विशिष्ट स्थान को साफ कर दिया है। जब वो आसपास राहगीरों को काटते हुए कीड़े देखता था, तो वो जिंगमेई की दृष्टि को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता था और उसे बहादुरी से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता था। इस समय जिंगमेई की नज़र में दाजुआंग एक सुपर हीरो की तरह थे। इस तरह दोनों हाथ पकड़कर जल्दी ही एक साथ इमारत में चले गए। जिंगमेई ने तुरंत क्लर्क को उठा लिया और दाजुआंग ने खाली पार्टी का फायदा उठाकर घरेलू गृह से संपर्क किया और लोगों को बचाव के लिए भेजा। हालांकि तस्वीर में मां बिल्कुल चुप थीं और ये स्पष्ट था कि सभी को कीड़ों ने खा लिया था। लेकिन जिंगमेई के मूड का ख्याल रखने के लिए उन्होंने सच नहीं बताया, लेकिन पाइपलाइन के प्रवेश द्वार को ढूंढने के लिए उनका समय लिया। यहाँ दोनों ने बबल्स के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क किया और डॉक्टर ने पासवर्ड लॉक के लिए पासवर्ड का एक सेट भेजा। जब तक ये पासवर्ड एक एक करके दर्ज नहीं किए गए थे, डिजिटल पासवर्ड लॉक सफलतापूर्वक खोला जा सकता था। इसके बाद दाजुआंग पासवर्ड दर्ज करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि जिंगमेई डॉक्टर के साथ नरभक्षी कीड़ों के रहस्यों का अध्ययन जारी रखती थीं। डॉक्टर ने सभी पीड़ितों की सूची बनाई और फिर महसूस किया कि राक्षसों ने लोगों को जिस क्रम में खाया, वो वास्तव में उनके नाम के पहले अक्षरों से तय किया गया था। दूसरे शब्दों में दाजुआंग और जिंगमेई राक्षसों से प्रतिरक्षित नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि उनके प्रारंभिक अक्षर अंत में है। अपने विचारों का सामना करने के लिए डॉक्टर ने जिंगमेई के सामने लोगों को एक एक करके देखा और फिर उन्होंने देखा कि अभी भी एक व्यक्ति जीवित था। पता चला कि वो घर पर ही रह रहा था और बिल्कुल बाहर नहीं गया था। लेकिन अगले ही पल वो लड़की इतना डर गई थी कि उसे ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ थी, क्योंकि इस नरभक्षण नियम के अनुसार अगला खाए जाने वाला व्यक्ति वही होगा। दाजुआंग ने तुरंत उसे सांत्वना दी और कहा कि वो घबराए नहीं, क्योंकि आदमखोर कीड़ा बहुत धीरे चलता था। जब तक उन्होंने धीरे धीरे ये जगह पाली, तब तक वे दोनों कॉम्बिनेशन लॉक खोलकर बाहर भाग चुके थे। लेकिन जब जिंगमेई शांत हो गईं, तो डॉक्टर को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आई। यदि आदमखोर कीड़े वर्णमाला के क्रम में लोगों को खाते हैं, तो इसका मतलब है कि वे बिल्कुल मानव निर्मित हैं, और ऐसा केवल बुलबुला ही कर सकता है। मुझे लगता है कि इसने ये फुलदाई बहुत खाली है। दिन भर शिकायत करने के बाद बुलबुलों ने धीरे धीरे इंसानों के प्रति अपना द्वेष तेज कर दिया, इसलिए उन्होंने इंसानों को नष्ट करने के लिए कीड़े पैदा किए। इस भयानकता को सोचते हुए डॉक्टर जिन श्यांग ने तुरंत जिंगमेई को बुलबुले बंद करने के लिए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और पूरी स्क्रीन एक पल में अजीब सी लाल हो गई। भले ही जिंगमेई ने तुरंत बबल डॉट को बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी हवा में तैर रही थी और गिरने से इनकार कर रही थी और अगले सेकंड में उसकी ओर बढ़ गई। ये देखते हुए कि जिंगमेई अब और अधिक समय तक नहीं टिक सकता था, दाजुआंग ने तुरंत उसके साथ स्थान बदल लिया।
लेकिन अनपेक्षित रूप से वो कुछ सेकंड के बाद वापस मुड़ गया। सौभाग्य से दाजुआंग खेल के विशेषज्ञ हैं और वो फिर से उससे सटीक तरीके से छुटकारा पा सके। लेकिन जब डिनडिन दोबारा आया तो वो चालाक हो गया। अब वो सीधे दाजुआंग की ओर नहीं गया, बल्कि उसके सिर के ऊपर लगे लोहे के हुक को तोड़ दिया। इस बार वो सफलतापूर्वक दाजुआंग को जमीन पर गिराने में सफल रहा, लेकिन दाजुआंग को मारने का अवसर लेने के बजाय वो मुला और जिंगमेई की ओर बढ़ गया। क्योंकि खाने के क्रम में वो दाजुआंग से आगे था, जिंगमेई ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और दाजुआंग का असली नाम नहीं बताया। दाजुआंग का एक वफादार प्रशंसक होने के नाते वो दाजुआंग के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से जानता था। जैसा कि अपेक्षित था, वो तुरंत मुड़ा और दाजुआंग की ओर चला गया, जबकि जिंगमेई ने दरवाजा खोलने का अवसर लिया। इस अचानक विश्वासघात ने दाजुआंग को पूरी तरह से उलझा दिया। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, उसके सिर पर क्लिक कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने भूमिगत नदी को सफलतापूर्वक ढूंढ लिया और तुरंत 2 डॉक्टरों की आशा भरी निगाहों को देखा। हालांकि अपने सामने जीवन बचाने वाले एंड्रैन का सामना करते हुए उसने नमस्ते कहने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपने अच्छे दोस्त को गले लगाने के लिए घूम गया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक डॉक्टर आगे नहीं बढ़े और पूछा कि दाजुआंग उनके साथ क्यों नहीं आए। फिर उसके आसपास के दोस्तों ने जिंगमे को खींच लिया और नाव से एक साथ चले गए। वे अछूते जंगल में घुसने और अपने हाथों से एक नया घर बनाने के लिए तैयार हैं। इस समय गार्ड को अभी भी उम्मीद थी कि उसकी माँ के माता-पिता उसे बचाने के लिए आएंगे, लेकिन उसके साथी ने उसे बताया कि उसकी माँ लंबे समय से चली गई थी। ये सुनकर जिंगयू को बेहद असहज महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के बाद वो फिर से खुश हो गया। सीके के पास बाहरी दुनिया के खतरों को खत्म करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए वे बिगड़ैल अमीर दूसरी पीढ़ी जंगल में जीवित नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने उन्हें अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित किया। फोन बूथ में कई लोग रह सकते हैं और उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। अप्रत्याशित रूप से जिनमेई बिना सोचे समझे वापस चली गई, इसलिए मैं अपनी चर्चा जारी रखने के लिए चला गया। स्वधर्मी फुलदाई के इस समूह से डॉक्टर बहुत क्रोधित और अवाक थे, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना प्रोफाइल कम कर दिया और निमंत्रण फिर से बढ़ा दिया, लेकिन अंत में वे बिना पीछे देखे चले गए। तभी डॉक्टर को पूरी तरह से समझ में आ गया कि एक बार मानवीय पूर्वाग्रह प्रकट हो गया तो इसे पार करना प्राकृतिक खाई जितना मुश्किल होगा। अपने सामने सब कुछ का सामना करते हुए वो पूरी तरह से शक्तिहीन था और केवल जिनमेई और उनकी पार्टी को मरते हुए देख सकता था। शायद वे पहली बार में बचाने लायक नहीं थे।